सोनिया गांधी, जी हाँ, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर बताया है कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति देश में बन गई या बनने वाली है कि आप विशेष सत्र बुला रहे हैं। आपको बताते चलूं कि आगामी 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक 5 दिवसीय विशेष सत्र चलेगा सदन का और इसमें कई अहम बिल पास होने की संभावनाएं हैं, अटकलें लगाई जा रही है। परिचर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं अपने मेहमान से आपको परिचय करा दूं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एडी न्यूज इंडिया के प्रधान संपादक अमन सांडिल सर हैं, स्वागत है सर। और मैं हूं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं जनप्रहरी मीडिया। परिचर्चा इसलिए जरूरी पड़ रहा है और आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वह कौन ऐसा 9 बिंदु है, पॉइंट्स है, मुद्दा है जिसका चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोनिया गांधी पत्र लिखती है। क्या उन 9 मुद्दों से प्रधानमंत्री को घेर लेगी या प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को आने वाला चुनाव 2024 में परास्त कर देगी। इन तमाम बातों को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से हम अमन सांडिल सर की तरफ रुख करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जो 9 पॉइंट्स है, जो 9 मुद्दा है, इसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता है? देखिए, सोनिया गांधी ने जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, लिखी है, उस पत्र में कुछ भी नया नहीं है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो जनता के लिए एक नया मुद्दा, क्योंकि जिन जिन मुद्दा की वो चर्चा की है वो सभी मुद्दा एक लंबे समय से कांग्रेस पार्टी उठाती आ रही है। सोनिया गांधी उठाती आ रही हैं, राहुल गांधी उठाते आ रहे हैं, या विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो उन्हीं मुद्दों को लेकर के सरकार पर हमला बोलते आ रहे हैं। जैसे पहला जो उनका मुद्दा है वो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के। सोनिया गांधी का कहना है कि जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है उस पर महंगाई पर चर्चा हो। नहीं, सोनिया गांधी का कहना है कि विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है इसके बारे में हम लोगों से कोई राय मशविरा नहीं लिया गया। हमें सूचित नहीं किया गया कि मुद्दा क्या है विशेष सत्र के लिए। संसद का विशेष सत्र तो आयोजित होगा, क्या मुद्दा है। लेकिन अगर जो भी मुद्दा हो सरकार का, लेकिन इस मुद्दे को, यानी 9 मुद्दे जो सोनिया गांधी ने रखा है, सार्वजनिक किया है, जब प्रधानमंत्री को पत्र लिख करके जो उन्होंने डिमांड किया है मुद्दों पर, अब प्रधानमंत्री को अपनी राय स्पष्ट करने के लिए जो कहा है, तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को भी अलग से इस पर भी डिस्कशन सरकार कराए, जिसमें कि बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा है। दूसरा है मणिपुर में जो कुछ भी घटनाएं हुई हैं विगत कुछ महीनों में। तीसरा उन्होंने चाइना का मुद्दा उठाया कि किस तरह से चीन हमारे देश के हिस्सों को, लद्दाख के बहुत सारे क्षेत्रों को कब्जा कर रखा है, जो सोनिया गांधी बोल रही है, ये मेरे विचार नहीं है। ठीक है, मैं पत्र की बात कर रहा हूँ। इसके बाद उनका एक मुद्दा रहा कि जो ये चीन का मुद्दा हो गया, मणिपुर हिंसा हो गया, हरियाणा में या अन्य राज्यों में जो सांप्रदायिक तनाव हुए हैं, हिंसा हुई है, उस पर भी सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। ठीक है, ये ठीक है। लेकिन सर, अगर सोनिया गांधी या विपक्ष यह चाहता है कि देश के मौलिक प्रश्नों पर सदन में चर्चा हो, तो यह तो अच्छी बात है।
बिल्कुल, मैं आपकी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन जिस तरह से मणिपुर को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, कांग्रेस के ही सांसद गौरव गोगोई ने लाया था, और आप देखे होंगे कि जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू किए तो राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता उठ करके चले गए। ठीक है, उस घटना को जिस दिन ये हुआ, प्रधानमंत्री की पूरी बात नहीं सुनी गई। मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को सुनना चाहिए था, सुन करके क्योंकि देखिए तर्क मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जब भी बातचीत होती है पक्ष या विपक्ष में अपनी अपनी बातें जब लोग रखते हैं, तो पहली बात है कि अगर आप वास्तव में समस्या का समाधान ढूंढना चाहते हैं तो धैर्य से सुनिए और सुन करके मजबूत जवाब दीजिए। बात समझ गए? क्योंकि वहां तो दोनों लोगों को मौका मिलता है, आप भी बात रखिए, वो भी बात रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन कांग्रेस ने या विपक्षी दलों ने अविश्वास प्रस्ताव खुद लाने का प्रस्ताव दिया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जब बोलना शुरू किए ये लोग उठ करके चले गए, उनका बहिष्कार किए। तो मेरा सवाल ये है कि जब आपका रवैया इस तरह का है कि जब लोकसभा में या कहीं भी प्रधानमंत्री सदन के अंदर जब बोल रहे हों और आप सुनने का हिम्मत नहीं रखते हो, तो फिर दोबारा अगर सोनिया गांधी इस तरह के मुद्दों पर डिमांड करें कि विशेष सत्र में इन मुद्दों पर आप चर्चा कराइए, तो मैं मानता हूं कि सोनिया गांधी यहां पर, मैं सोनिया गांधी के पक्ष में बोलने के पक्ष में मैं नहीं, ठीक है ना, क्योंकि एक मौका आप खो चुके हैं। नहीं, ये एक बात तो सही है कि जब हमारा सदन चलता है तो आम नागरिक के टैक्स के पैसों से उसका खर्चा चलता है सर। तो सामाजिक मुद्दा पर और देश के नागरिकों की मुद्दा पर उनके हित की बात यदि हो तो अच्छी बात है। लेकिन पिछले सदन में देखा गया कि आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए, आप मतलब कांग्रेस, और जिस इशू पर आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया, आपका दलील यही था कि प्रधानमंत्री मौन है मणिपुर हिंसा पर, तो कम से कम वो आकर बोले तो जब आप उनको बुलवाना चाहते थे, बोलने पर मजबूर करना चाहते थे, तो आपको सुनना भी चाहिए था। तो ये आपसे गलती हुई है। लोकतंत्र में बातें सुननी चाहिए। अब महंगाई जो है एक मुद्दा है जिस पर अगर प्लानिंग करके विपक्ष मोदी को घेरे तो अच्छी बात है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि मोदी को महंगाई के स्तर पर या फिर उसी तरह से कहीं ऐसा नहीं कि हल्कापन लोकसभा में दिखे। देखिए एक बात तय है, एक आपको पता होना चाहिए कि मुहावरा है कि हमाम में सभी नंगे हैं। अच्छा, ये महंगाई का जो भूत है ना, आप याद कीजिए 1952 में जब पहला इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, ठीक है, उसके बाद से हर 5 साल पर या जैसे भी सरकारें बनती बिगड़ती रही, नए नए प्रधानमंत्री, कई लोग प्रधानमंत्री हुए, किसी भी प्रधानमंत्री के काल में आप बताइए कि महंगाई मुद्दा नहीं रहा हो। मेरे सवाल का आप जवाब देंगे, मैं जो प्रश्न कर रहा हूं, ऐसा कौन सा भारत का प्रधानमंत्री हुआ है जिसके समय में महंगाई मुद्दा नहीं रहा हो? बिल्कुल, इंदिरा गांधी ने महंगाई हटाओ, महंगाई दूर करो और गरीबी हटाओ के नारा के साथ दोबारा सत्ता में वापसी की। हालांकि न गरीब हटे न महंगाई। हमें स्वीकार करना होगा कि समय के साथ महंगाई जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। समझ गए? जैसा विश्व व्यवस्था है, विश्व का जो आर्थिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत, एक मिनट, उस व्यवस्था के तहत हम ग्लोबल दुनिया से जुड़े हुए हैं। अगर आप देखेंगे, पूरी दुनिया को देखिए, आप भारत को मत देखिए, पूरा वर्ल्ड जो है ना, वो आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे से गुथा हुआ है। पहले का दौर अलग था,
आज जो व्यापार है खुला व्यापार है, हर दुनिया के साथ व्यापार हो रहा है, और उस व्यापार के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे मोबाइल से आप व्यापार कर लेते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं बात को? तो ऐसे परिस्थिति में जहां एक तरफ जो विकसित देश है, कुछ देशों का जीडीपी जहां नेगेटिव में जा रहा है, कुछ विकसित देश 3.4 या 4% के आसपास उनका ग्रोथ रेट है। चाइना, जिसको आप महाशक्ति बनाते हैं, और राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो कुनबा है, चीन जैसे देश को जो एक बहुत बड़ा एटम बम बना करके भारत में ये लोग प्रस्तुत करता है कि ऐसा एटम बम है कि अगर गिर जाएगा तो ध्वस्त हो जाएगा इंडिया। उस चीन की अर्थव्यवस्था इतनी खस्ता हाल है कि वो 6% को पार नहीं कर पा रहा है। समझ गए? अमेरिका तक भारत से पीछे है। इतने बड़े आबादी वाला देश जो कोरोना काल में सारे लोगों का वैक्सीनेशन कराया फ्री में। आप समझिए, 80 करोड़ लोगों को कई महीनों तक, अभी भी वो स्कीम चल रहा है, भोजन दिया, भूखे नहीं मरने दिया। समझ गए? और उस देश का जो ग्रोथ है, जीडीपी है, वो 7.6% से ऊपर जा रहा है। यानी वर्ल्ड का नंबर 1 देश कंट्री इंडिया बना है, जो अपने ग्रोथ को मजबूती के साथ बढ़ाए हुए है। इसका मैं पॉजिटिव, इसका एक असर मैं बता रहा हूं। आज इस ग्रोथ के चलते पश्चिमी देश और भी जो विकसित देश हैं, उनकी जो कंपनियां हैं, वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए आ रही हैं। समझ गए? और आने वाले कुछ सालों में, 2-4 साल 5 साल के अंदर आप देख लीजिएगा कि वर्ल्ड का इंडिया जो है ना, नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। अच्छा, आप एक बताइए, 80 लाख या करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, ठीक है। कई किसानों को, कई लाख, मेरे पास मैंने एक्यूरेट आंकड़ा नहीं है, किसानों को 6,000 रुपया वार्षिक जो है एक सहायता राशि के रूप में मिल रहा है। अब वो बढ़ने, क्या 21वीं 22वीं सदी में हम इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे या फिर एक ठोस कदम की तरफ बढ़ेंगे? देखिए, इस पर आपने बात किया तो मैं बात करना चाहूंगा। मैं भी किसान हूं। दोहरी नीति, थोड़ा सा हम कंप्लीट कर लें अपनी बात। सरकार कटघरे में तब खड़ी हो जाती है जब सरकार के सामने दोहरी नीति दिखता है। एक तरफ आप किसान को 6,000 रुपये में जीवन बसर करने के लिए छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ एक सांसद को 5 स्टार के स्तर का भोजन मात्र 26 रुपया में उपलब्ध करा देते हैं। जियो बहुत बड़े मित्र हैं हमारे प्रधानमंत्री के, वो 300-400 रुपये में अनलिमिटेड कॉल देते हैं। आप एक सांसद को 15,000, 16,000, 20,000 रुपया देते हैं टेलीफोन भत्ता। एक सांसद जो सक्षम है, भारत के 543 जो सांसद है, आम नागरिक से बहुत हद तक सक्षम है, उनको आप रेल का फ्री यात्रा टिकट दे देते हैं। हवाई जहाज के साल में 4-5 को जब सदन चलता है तब दे देते हैं फ्री में। ये सारी चीजें आप एक तरफ जा रहे हैं, दूसरे तरफ जो है आम नागरिकों पर जीएसटी लाद रहे हैं, विभिन्न तरह के टैक्सेस। आप एक बात बताइएगा सर, आप प्रबुद्ध हैं और हम लोग जनप्रहरी पर डिबेट कर रहे हैं, तो जनता के प्रहरी के रूप में हम लोग रहेंगे, उसके हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। सामने वाला कोई हो, हमारे सामने मोदी हो या सोनिया हो, उनको कोई लेना देना नहीं है हम लोग को। हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ जनता का हित है। आप एक बात बताइए कि बैंक में सबसे कम मिनिमम पैसा किसके पास होगा? क्या एक भी विधायक बताए कि उसका लिमिट से नीचे रहा होगा? एक सांसद बताए कि उससे नीचे लिमिट रहा होगा? कोई बताए, कोई उद्योगपति बताए, कोई उस किसका है? गरीब का, मजदूर का, किसान का, छात्र का जो पैसा है बैंक में, बेचारा का कभी 500, कभी 100, कभी 200, कभी 300, और बेचारा का मिनिमम बैलेंस कंप्लीट नहीं करता है तो कट जाता है।
एक छोटा सा, अगर बताइए ना 140 करोड़ आबादी का 47 रुपया भी अगर आप सब महीना का काट लेते हैं, कितना पैसा आप दूसरे वे में जनता के चूस रहे हैं। 6,000 रुपया देके राजनीति कर रहे हैं। हमें खाना मत दीजिए। आप पूरे गांव में जो आप लेकर चले थे आदर्श ग्राम बनाने के लिए, सांसदों को गोद दिए थे, उनका क्या हर्ष है? आप क्यों नहीं बना पाए वैसे आदर्श ग्राम? आप क्यों नहीं आप आदर्श स्कूल बना पाते हैं? आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्यों नहीं कर दे रहे कि जहां रोजगार मिले, हर किसान के खेत तक पानी मिले, कोई राज्य में जमीन? आप एक बिल बनाइए सर, बिल ला रहे हैं ना। अभी सोनिया गांधी का एक बात बता रहे हैं सर, सोनिया गांधी का जो मुद्दा है, सोनिया गांधी जो कह रही है कि मिनिमम जो है प्राइस भी होना चाहिए एमएसपी किसानों के लिए अनाज का। मत दीजिए ना, आप मंडी भी नहीं दीजिए, प्राइस भी नहीं दीजिए, आप एक बिल लाइए। सदन चला रहे हैं ना, स्पेशल बिल लाइए किसानों के लिए, और पूरे जो फेडरल स्टेट है भारत, उसके मुख्यमंत्रियों को बुलाइए, उनसे बात करिए, और जहां भी चकबंदी नहीं है आप चकबंदी लाइए, जहां भी इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है उसके लिए बिल लाइए। कोई आड़े हाथ नहीं आएगा। ये सवाल जो देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, इसलिए मोदी से प्रश्न, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। इसलिए मोदी से प्रश्न है कि मोदी 56 इंच के सीना वाला है, 370 को खत्म किया, पाकिस्तान से पीओके लाने वाले हैं, ठीक है, पता नहीं और क्या क्या करने वाले हैं, ऐसे काम करना। मैं इस पर मैं जवाब दूंगा जी, इस पर मैं जवाब दूंगा। आप जितनी सारी बातें आज हिंदुस्तान में मोदी से ही पूछ सकते हैं, या एक मिनट, आप मोदी जैसे प्रधानमंत्री से ही ये सवाल कर सकते हैं। और ये हिंदुस्तान नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, हिंदुस्तान का विपक्ष जी किसी प्रधानमंत्री के मरने की कामना वो मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में ही कोई कर सकता है, ठीक है? नहीं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, इसके बाद में आप जितना सवाल उठाए, ऐसा कोई नहीं है जिस मुद्दे पर मोदी सरकार ने या प्रधानमंत्री मोदी जी ने विचार नहीं किया। मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरी बात सुन लीजिए। ये जो किसान बिल उन्होंने लाया था, है ना जी, किसान बिल जो आया, किसान बिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करके, पूरी बात सुन लीजिएगा, उन्होंने लाया था। उसमें कांग्रेस शासित राज्यों के भी मुख्यमंत्री थे जो कहे थे कि मोदी जी किसानों के लिए कुछ कीजिए, ठीक है, किसानों के लिए कुछ कीजिए। बहुत सारे मुद्दे थे जो किसान बिल में बहुत सारा प्रावधान था, वो सब कुछ वो लोग लिखित तौर पर ये दिया था वहां पर मोदी जी के सामने। सबसे विचार विमर्श करने के बाद मोदी जी ने किसान बिल लाया। आपको पता है किसान बिल में क्या था? किसान बिल में क्या क्या था उस पर तो नहीं चर्चा करेंगे। नहीं चर्चा नहीं। आप अगर वो मेरी बात सुन लीजिए, अगर नहीं जानिएगा तो फिर मोदी को यूं ही कटघरा में आप नहीं खड़ा कर सकते। मेरी बात सुन लीजिए, मैं ईमानदारी के साथ जहां सोनिया गांधी खड़ी अगर सच्ची नजर आएंगी मैं वहां साथ लूंगा, लेकिन अगर मोदी सही है तो मैं मोदी का साथ लूंगा। मेरी बात सुन लीजिए, पूरा किसान बिल में जो जो प्रावधान किया गया था उससे किसी किसान को क्या नुकसान था? एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि सरकार किसानों का जमीन हड़पना चाहती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। मैं भी खेती करता हूं, मेरे पास भी खेत है, और मैं बहुत खुश हुआ था कि जिस खेत से आमदनी, जितना बीघा मेरे पास जमीन है, साल में जो 1.5 लाख 2 लाख की इनकम होता है, आमदनी 1.5 लाख से 2 लाख, समझ गए? अगर मोदी जी का वो कानून लग जाता, लागू हो जाता, तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपया मुझे साल में आता। सुनिए किसानों को कुछ ऐसा मेरी बात, अब तो जी नहीं, वो किसान नहीं थे, बलिदान दिए, वो किसान नहीं थे। अगर वो किसान होते तो लाल किला पर चढ़ करके खालिस्तान का झंडा नहीं लहराते। अगर वो किसान होते तो तिरंगा का अपमान नहीं करते। देखिए, नहीं, ये बहुत बड़ा, सुनिए पहले, देश के साथ ये ऐसा कदम मोदी ने उठाया था कि अगर वो लागू हो गया होता तो जान लीजिए कि किसान आज मोदी को एक शब्द नहीं बोलते। समझिए विपक्ष ने इसको फ्लॉप कराने के लिए कितने महीनों तक दिल्ली को जाम करके रखा, हाईवे को जाम करके रखा। इस षड्यंत्र को भी आप समझिए
क्या बोलेगी सोनिया गांधी, राहुल गांधी क्या बोलेगा? हमसे बात करें, सच हम भी जानते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, जो सच है उसके साथ में हूँ। मोदी की ईमानदारी और हम लोग नहीं के साथ हैं। मोदी से मतलब नहीं है सर, 140 नहीं मोदी से मतलब नहीं है सर। किसान बिल जो था ना वो हमारे लिए था। मैं किसान हूँ, मुझे दुख होता है कि इन बेवकूफों ने या इसको देशद्रोही मैं कहूंगा, इन लोगों ने किसानों को मारा है और भ्रमित किया है किसानों को। और जो किसान धरना पर बैठे थे उसमें बिहार का कोई था जी, यूपी का था, बंगाल का कोई था, कौन था? हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, कौन थे? पूरा पंजाब जो है ना, आपके चावल और गेहूं आप बिहार में पैदा करते हैं और उसका मूल्य निर्धारित जानते हैं कौन करता है? पंजाब करता है। उसकी मोनोपोली टूटने जा रही थी, उसका वर्चस्व खत्म होने जा रहा था। आप बात को समझिए, आप बात को समझिए। मतलब विपक्ष को ऐसे एकदम मसल देना है सर? किसको? नहीं सर, विपक्ष को उठने नहीं देना। नहीं निरंकुश शासन। हमारे राष्ट्र और हमारे जनता के हित में अगर किसी ने कदम उठाया है तो उस कदम यह तो अगर स्वागत योग है नहीं कि कम से कम मुद्दों पर बात करने के लिए विपक्ष आगे आ रही है। और क्या मुद्दा जिस मुद्दे पे आज स्टालिन ने जो बोला, मैं उदयनिधि आप खंडन कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं कर रही है। आज आप कांग्रेस का भी आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस का कल एक नेता मंत्री जो है कर्नाटक का, उसने भी समर्थन किया है। ये गलत को किसको मानिएगा? मैंने कहा सोनिया गांधी पार्टी से क्यों नहीं निकाल रही है? अभी तो सोनिया गांधी समझेगी, लेकिन क्यों नहीं निकाल? सोनिया गांधी यदि 5 काम कर रही है और 3 काम गलत कर रही है तो 3 का आलोचना करेंगे नहीं, लेकिन 2 काम भी सही कर रही है तो उसका कौन सा करेंगे? कौन सा? यही मोदी के लिए भी है। नहीं, कौन सा? मोदी का भी काम का प्रशंसा कौन सा करेंगे और गलत काम का, गलत नीतियों का हम लोग नहीं विरोध करेंगे। कौन सा, किस कदम को आप कौन से पॉइंट पर मैं धज्जी उड़ा दूंगा? सोनिया गांधी का जितना पॉइंट है 9 पॉइंट बोलिए ना, 9 पॉइंट भेजिए प्रधानमंत्री को लिख करके। किस पॉइंट पर वो जवाब चाहती है? वो तो प्रधानमंत्री देगी। 2013 में सिलेंडर 950 रुपया था, आज भी 1200 से घट करके 400 रुपया घटा है। 400 और 200 दोनों घटा है। जो सब्सिडी नहीं लेते उनका 200 रुपया घटा है। मेरी बात समझ लीजिए, 1000 रुपया। जिसके पैर फटी प्याई से ही जाने। एक मिनट सर, हम भी बड़े आज सुनिए, हम भी बड़े आदमी गरीब जो लोग हैं, जो भी बड़े आदमी नहीं है। आज की बात में आप मेरी बात सुनिए। 9 सालों के दौरान 10 साल कांग्रेस भी सत्ता में रही, 9 साल मोदी सत्ता में रहे हैं, 9 9.5 कर लीजिए, लगभग बराबर। आप बताइए कि जो डेवलपमेंट हुआ है उन 10 सालों में, 9 सालों में जो पैसे खर्च हुए हैं, चाहे रोडवेज हो, एयरवेज हो, रेलवे हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, या गरीबों को जो अन्न दिया जा रहा है वो हो, कोरोना की मुफ्त में जो वैक्सीनेशन हुआ है वो हो, या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एजुकेशन पर पैसा हो, नए एम्स बने हैं, नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, नमामि गंगे। आज आपके पटना में मिल रहा है, क्या कहते हैं, ये गैस जो है, क्या पीएनजी मिल रहा है ना? आपको पता है पीएनजी महीना में कितना पड़ रहा है? 400 रुपया एक महीने। पीएनजी पाइपलाइन जो गैस है, 400 रुपया महीने का खर्चा आ रहा है साहब। ये सुविधा कौन दिया? ये पीएनजी कौन लेकर के आया है? लेकिन गांव किसान तक, शहर में रहने वाले लोग ही लाभान्वित। सर डेवलपमेंट, ठीक है सर, डेवलपमेंट एक दिन में नहीं होता। 9 वर्ष। मेरी बात सुन लीजिए, एक दिन में नहीं होता। मोदी जब प्रधानमंत्री बने, मेरी बात सुन लीजिए, मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय से काम शुरू हुआ। दूसरी बात आपको एक चीज और बता दें, ये जितना सब्सिडी कांग्रेस दे रही थी, है ना, वो क्या की थी? बॉन्ड जमा की थी। आपको पता है? बॉन्ड। अच्छा, और बॉन्ड का भुगतान 2021-22 में कौन किया है? मोदी सरकार की है। पाप कौन किया? कांग्रेस।
भुगतान कौन कर रहा है? मोदी सरकार। और आप कहते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई और फलाना ढकाना। एक चीज और बता देता हूँ जनता, हम अपने दर्शकों को, कि एक रिपोर्ट है, एक सर्वे आया है जिसमें देश के जो राजनीतिक पार्टी है उनके फंडिंग जो हुआ है, पैसा में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। 6,000, लगभग 6,000 करोड़, यानी पूरे जो देश में पार्टी है ना उसके टोटल 8,000 करोड़ है, जिसमें 6,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी और 2,000 करोड़ में शेष जितनी पार्टियां हैं उन सबके पास पैसा है। 1,000 कुछ करोड़ प्रति वर्ष भारतीय जनता पार्टी का वृद्धि हुआ है। अब हमारी जनता और हमारे देश के 140 करोड़ लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी इंडस्ट्री लगाई है, कौन सा व्यापार करती है, कौन सा उद्योग लगाई है। मैं हमेशा कहता हूं कि जनता के हितों के साथ कोई समझौता नहीं और किसी के राष्ट्रीयता पर कोई शंका भी नहीं, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। मोदी भी बहुत अच्छे काम किए हैं जिसके मैं प्रशंसक भी हूं, लेकिन लोकतंत्र में यह हमारा अधिकार है कि वी शुड आस्क द क्वेश्चन टू द पावर। जो सत्ता में रहेगा, जो काम करेगा, जो मुखिया रहेगा, उसी से प्रश्न किया जाएगा। आप गलत देखिए, ठीक है, मान रहे हैं कि प्रश्न किया जाएगा, हाँ, हम इस चीज को मान रहे हैं, करना भी चाहिए जी, और विपक्ष करना भी चाहिए। मेरी कमजोर, समझ गए आप साहब, घर के मुखिया हैं, मेरी बात सुनिए। लेकिन नहीं, आप घर के मुखिया हैं सर, आपका मेरी बात सुनिए, आपके छोटे भाई का कर्तव्य ये बनता है कि अगर जहाँ गलती हो तो प्रेम से बोले कि भैया यहाँ गलती हो गया, प्रेम से। अरे बड़ा भाई छोटका समझेगा तब ना। सुनिए, हमेशा दूध काले रहेगा, पपुआ कहेगा, पगलवा कहेगा, बौड़ावा कहेगा, बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, ऐसे कहेगा तो उसके मन में हीन भाव आ जाएगा ना सर। अभी विशेष सत्र आ रहा था, आप अपन मन के ही काम करते, तो विपक्षों के ले लेते रहे, छोटको भैया से पूछ लेते कि हो चलवे फला जगह खाए, ना जाएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान आधा घंटा का समय मिला था ना, क्या किए साहब? भाई आप भाई के भी जिसको खुद कह रहा है कि हमको दिमाग नहीं है, तो उससे हम क्या करें सर? क्या सलाह लीजिएगा? क्या सलाह लीजिएगा? नहीं, माफ कीजिए, आप बताइए क्या सलाह लीजिएगा? बहुत ज्यादा नेतृत्व जिनका नेतृत्व करते हैं मोदी जी, मात्र 25 करोड़ लोगों का नेतृत्व किया, ठीक है, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनको जो वोट पिछले चुनाव में मिला है वो मिला है सिर्फ 25 करोड़। और जिस विपक्ष को पगला बौड़ाहा, पता नहीं, अप्पू पप्पू तप्पू सब जितना सब बात है, भाषा की मर्यादा यदि कोई नीचा किया है तो वो मोदी किए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं करने, मैंने कहने में कोई संदेह नहीं है। इतनी मर्यादा को, भाषा की मर्यादा को तार कोई नहीं किया है जितना मोदी किए हैं। व्यक्तिगत मोदी जितना भारतीय लोकतंत्र में भाषा की मर्यादा का चिरहरण किए उतना कोई नहीं किया है, कोई नहीं किया है सर। इस पर अलग से एक बार डिबेट कर लीजिएगा, नहीं मैं इस पर बात करेंगे। मैं आपसे सहमत नहीं, नहीं है, मैं आपसे सहमत, ये भी आपका अधिकार है सहमत। मोदी सुनिए, मोदी जब गुजरात में थे, हाँ, तो मौत का सौदागर किसने कहा था? इसलिए नहीं, इसलिए क्या वो मौत के सौदागर थे? क्या मोदी ने दंगा कराया था? क्या मोदी ने खड़ा होकर के आरोप लगा? नहीं, आरोप लगना अलग चीज है, आरोप लगना अलग चीज है। आरोप तो सोनिया गांधी पर भी है। अच्छा, मौत का सौदागर आपको समझ में आ रहा है? और जब अटल बिहारी वाजपेयी मोदी को कहते हैं कि राष्ट्र धर्म भी कोई चीज होता है, नहीं, तो आखिर इसको वाजपेयी जी ने ये भी कहा था कि हमको पूरा विश्वास है कि मोदी जी अपना राष्ट्र धर्म निभा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए उसमें, समझ गए? अच्छा, पूरा वीडियो देखिए, ऐसे नहीं होगा जी, ठीक है। आप ठीक है कांग्रेस का समर्थन में है, राहुल सोनिया का समर्थन कीजिए, लेकिन मैं कल राहुल गांधी को बोला के साथ और सनातन के साथ छेड़छाड़ करने के लिए मैं हमेशा कांग्रेस के खिलाफ बोलता हूं। गलत नीतियों का हम हर पार्टी का खिलाफत में हूं, मैं सिर्फ किसी के पक्ष में हूं तो 140 करोड़ देशवासी के पक्ष में हूं। मेरे सामने कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई नेता नहीं है, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं। अगर कांग्रेस मनरेगा देश में लाया और उससे आज हमारे मजदूर, गरीब, किसान यदि लाभान्वित हुए तो इस योजना के हम प्रशंसक हैं।
यदि नरेंद्र मोदी आदर्श ग्राम सांसद योजना लाए और इसमें वह 110% विफल रहे तो इस बात के हम आलोचक हैं। जब स्मृति ईरानी वही सिलेंडर लेकर सड़क पर हल्ला कर रही थी महंगाई के खिलाफ में, मौनी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को घेर रही थी, तो इस बात के हम स्मृति ईरानी के प्रशंसक हैं। लेकिन आज उनके घर से सिलेंडर गायब हो गया, वह सड़क भी विलुप्त हो गई और स्मृति ईरानी सड़क पर नहीं दिखती है। इस बात का मैं घोर आलोचक भी हूं। देखिए, जो अच्छा कर रहा है, जो जनता बहुत सारी, देखिए अगर उन मुद्दों पर जाइएगा, वैसे वैसे लोगों को का अगर इस्तेमाल करेंगे, स्मृति ईरानी या जो भी है, हाँ। तो उसमें रेणुका चौधरी भी आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी ऐसा नहीं, एक बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। सवाल है कि एकदम निष्पक्षता के साथ आप जब डिबेट करें जी, जब डिबेट करें तो ऐसी छोटी मोटी जो चीजें हैं ना, ये सब लोकतंत्र में होते रहता है, ये डिबेट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अच्छा, डिबेट के हिस्सा में गंभीरता किस बात की जी, सच्चाई क्या है, सच क्या है। अगर राहुल गांधी या सोनिया गांधी महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बना रहे हैं, ठीक है, तो उसका संपूर्ण विश्लेषण कीजिए जी। महंगाई कैसे बढ़ती है, आजादी जब मिली तो $1 के बराबर था, आज ₹1 के बराबर है, $1। मेरी बात समझ, आप उस नैरेटिव समय के साथ बनाना चाह रहे हैं, समय के साथ इनकम भी बढ़ता है, महंगाई भी बढ़ती है, ये चलते रहता है, ठीक है, ये चलते रहता है। रह गई बात रोजगार की, तो रोजगार मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि पब्लिक सेक्टर में हम आपको 10 करोड़ रोजगार दे देंगे। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर है ना जी। पब्लिक सेक्टर कितना रोजगार दे सकता है? 3% मैक्सिमम, उससे ज्यादा उसकी औकात है नहीं। अच्छा, एक मिनट मेरी बात सुनिए, उससे ज्यादा उसकी औकात नहीं है। रोजगार का मतलब गवर्नमेंट जॉब नहीं होता सर। हम इसके रोजगार का मतलब कि आपको रहने के लिए, खाने पीने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए एक ऐसी व्यवस्था कि आप कोई भी काम करके वो व्यवस्था हासिल करें। बात समझ गए? वो आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से मिल सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर से यानी पब्लिक सेक्टर से मिल सकता है, प्राइवेट सेक्टर से मिल सकता है, या ऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर्स हैं वहां से मिलेगा, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, मेरी बात सुन लीजिए, वहां से मिलेगा। समझ गए? मैं देखता हूं, आप यहां से निकल जाइए, आप रोड पर जाइए, आज से 10 साल पहले और 10 साल के बीच बाद का जो भारत है आपको नजर आएगा रोड पर। 10 साल पहले जो पढ़ा लिखा युवा था रोड पर स्टॉल लगाने के बारे में नहीं सोचता था। आज मैं अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, लड़कियों को, औरतों को चेहरा देख लीजिएगा तो लगेगा कि कितनी खूबसूरत और अच्छे घर की लड़की है या औरत है, और वो स्टॉल लगाती है और अच्छा पैसा कमाती है। एक परिवर्तन आया है सर, और ये परिवर्तन लाने की जरूरत है। मोदी ने यही किया। मोदी जी ने क्या किया? शिक्षित बेरोजगार नहीं, फिर बेरोजगार शब्द आप जोड़ रहे हैं। बेरोजगार शब्द मत जोड़िए। जो 10 रुपया भी पर डे कमाता है वो 10 रुपया कमाया। हम लोगों की परिचर्चा जो है, ठीक है, बहुत लंबी हो गई है। और मोदी जी ने कहा, एक मिनट, मोदी जी ने कहा कि पब्लिक सेक्टर ही रोजगार देने का एक जरिया नहीं है। आप सक्षम हैं, इतना काबिल बनो, इतना सक्षम बनो कि रोजगार तुम पैदा करो और 4 लोगों को रोजगार दे सको। मोदी जी ने ये सपना देखा और भारत के लोगों को दिखाया है। आज उनका आप मजाक बनाइए चाहे। एक प्रश्न के साथ आज की परिचर्चा समाप्त। आप हाँ और न में जवाब दे दीजिएगा। इस देश में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है। किस देश में? भारत का जो देश है, भारत देश है, उसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है? बिल्कुल। क्या मैं वास्तविक में 2014 में भारत आजाद हुआ? देखिए, अब आप बात को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। नहीं, हाँ नहीं, को जवाब दे। बात सुन लीजिए। अब इसके बाद हम लोग इस पर चर्चा को बंद कर देंगे। बात सुन लीजिए। हाँ, ऐसा कौन सा नेता है, ऐसा कौन सा नेता है या ऐसा कौन सा बुद्धिजीवी है जी जिसने कहा कि भारत की आजादी 2014 में मिली? नहीं। कौन बोला?
नहीं नहीं, मैं सवाल जो कर रहा हम हूँ उसका जवाब मैं दे रहा हूँ कौन कि मोदी के जो फॉलोअर्स हैं हाँ। उनके मन स्थिति जो हो गई है वो ऐसा ही कुछ दिख रहा है अगर कि सब कुछ सुनिए, मोदी ही किए मेरी हैं। बात सुन लीजिए पहले, जितने मेरी देश बात में सुन लीजिए, IIT मेरी बात सुन इंस्टीट्यूशन लीजिए। बना है नहीं वो सब नहीं मोदी बना है। नहीं 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 नहीं, ये जितने सवाल उठ रहे हैं, जितने लोग बोल रहे हैं, 2014 के बाद जो परिवर्तन हुआ है, देखिए डेवलपमेंट होते रहता है देश में। जब आजादी मिली तब से लेके आज तक जिसकी भी सरकारें हो, सरकार जो सिस्टम है वो अपना काम करते आ रहा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, आगे वाला भी आगे ले जाएगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, भारत के एक बहुत बड़ा जो वर्ग है, जो जनमानस है, 2014 के बाद वो स्पेशल जो क्लास है ना, पहली बार आजादी महसूस की। वो बहुसंख्यक होते हुए भी बहुत पीछे था। चलिए ठीक उसके है, हक मारे जा रहे थे। सुन लीजिए, 2014 के बाद वो सीना तान करके और कॉलर खड़ा करके पहली बात की बोलना शुरू किया। अच्छा, आजादी उसकी है, आजादी सनातन धर्म की है, अच्छा, आजादी भारत के स्वाभिमान की है, समझ गए। आजादी सुन लीजिए, आजादी जो है भारतीयता की है, आजादी जो है प्राचीन जो हमारा सभ्यता संस्कृति है, आजादी उसकी है। तो ये बहुत लंबा हो गया और आपका समय भी हम लोग ज़्यादा ले लिए। इस परिचर्चा में बहुत तरह के नोक झोंक भी आपको देखने को मिला है। फिजिकल नहीं है, वैचारिक नोक झोंक है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। हम चाहते हैं कि यदि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो और हमारे नोकझोंक को भी आपने देखा, सुना, समझा है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया, आप अपना राय, अपना मशवरा, आप अपना मार्गदर्शन, आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में देकर हमें आगे के लिए प्रेरित करिएगा, उत्साहित करिएगा। फिलहाल आप सबको सादर प्रणाम। वंदे मातरम।